नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट को, जिसमें आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके इस बार भी पूछे जाएंगे। तो संभावना है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास होता है उसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है आपको कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासीय प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो बताना है आपको कि अवतल लेंस में आवर्धन एम का क्या फार्मूला होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या होता है, V/U होता है अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है, तो आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, निर्गत कोण। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। क्या हो जाएगा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रेटिना। क्या होता है, रेटिना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई देगा। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यह वस्तु काला दिखाई देगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक बताना है क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, एमीटर द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर होगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर कहा जाता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को। अगला प्रश्न हमारा है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, आरोपित बल का परिमाण अधिकतम होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, चालक की गति की दिशा की ओर। क्या हो जाएगा, चालक की गति की दिशा की ओर। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, दिष्ट धारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सूर्य को ऊर्जा का अनंत स्रोत माना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सी उपस्थिति होती है। तो हमें बताना है कि उसमें क्या उपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, उसमें अवरक्त विकिरण उपस्थित होता है जिससे हमें गर्मी की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उससे कहा जाता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया।
क्या हो जाएगा, अनुकरणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताना कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या होती है। तो यह धुआं होती है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह धुआं होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस को लाल घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है वो क्या कहे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 14 होता है लगभग सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इसका रंग भूरा होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो किससे निकाला जाता है। तो बताना कि लिटमस रंग जो बैगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, वो लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन 4 दिया है वो उसमें से कौन एक अधातु है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी एच हमारा दिया हुआ जो अधातु है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो कौन सा धातु है जिसे जल में डालने पर तैरने लगता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कैल्शियम। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कार्बन क्या है। बताना है कि कार्बन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कार्बन एक प्रकार की अधातु होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताना आपके ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, C6H12O6 हमारा हो जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, जो इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारा पूछा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है। तो बताना कि इनमें से जो दिया हुआ 4 ऑप्शन है जो वो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो और कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हीलियम है जो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु का साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो रक्तचाप यानी रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा है जो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मुख गुहा से पाचन की क्रिया शुरू होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मेडुला है जो
मस्तिष्क का भाग है जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, मेडुला। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, बताना कि इसमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑक्जिन है जो एक पादप हार्मोन है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर के, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की होने की संभावना होती है। तो हमें किस रोग की होने की संभावना होती है आयोडीन की कमी से। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब ग्वाइटर, गलगंड और घेंघा, ये तीनों रोग हो सकती है आयोडीन की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो बताना है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, द्विलिंगी। उड़हुल है जो द्विलिंगी फूल होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो बताना है कि पराग कोश में क्या मौजूद होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पराग कोश में पराग कण मौजूद होते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन होता है। तो जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन। जीन होता है जो वंशानुगत गुणों का निर्धारित जीन करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई। तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नीला हरा शैवाल। क्या हो जाएगा, नीला हरा शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो बताना है कि इसमें से कौन है जो एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली है जो एक आहार जलीय श्रृंखला है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताना आपको कि इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, यहाँ पर जीवधारी है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वन है जो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी क्लास होता है उसका PDF सेंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।